गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। देखिए, आज हम आपको नीट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कराने वाले हैं। उन क्वेश्चंस को कराने से पहले कुछ और बेसिक कंसेप्ट आपको हम समझाना चाहेंगे जिनकी इन क्वेश्चन में आपको ज़रूरत पड़ेगी। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन क्या होती है? ऑसिलेटरी मोशन वो होती है जिसके अंदर कोई बॉडी किसी फिक्स्ड पॉइंट के टू एंड फ्रो मूव करती है। ऑसिलेटरी मोशन क्या है? जिसके अंदर कोई बॉडी किसी फिक्स्ड पॉइंट के टू एंड फ्रो मूव करती है और उसके अंदर जो एक्सीलरेशन होता है, एक्सीलरेशन वो प्रोपोर्शनल होता है एनी पावर ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी डिस्प्लेसमेंट की किसी भी पावर का प्रोपोर्शनल हो सकता है। एक को छोड़कर अपोजिट इन डायरेक्शन होता है, लेकिन अगर एक्सीलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है -x, यानी अगर कोई बॉडी ऑसिलेटरी मोशन कर रही है, ऑसिलेटरी मोशन मीन किसी फिक्स पॉइंट के टू एंड फ्रो मूव कर रही है और उसके अंदर एक्सीलरेशन डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अपोजिट इन डायरेक्शन, तो वही ऑसिलेटरी मोशन क्या कहलाती है? SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। यानी ऑसिलेटरी तो है ही वो, लेकिन साथ में सिंपल हार्मोनिक हो जाएगी, सिंपलेस्ट काइंड। अब देखिए, अगर एक्सीलरेशन डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और किसी भी पावर का प्रोपोर्शनल है, एक के अलावा, वन के अलावा, तो इस कंडीशन में उसकी मोशन ऑसिलेटरी होगी लेकिन सिंपल हार्मोनिक नहीं होगी। भाई, दो बातें हैं, समझ में आई? यानी कि सारी सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑसिलेटरी मोशन होंगी, लेकिन सभी ऑसिलेटरी मोशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं कह सकते। सिंपल हार्मोनिक मोशन, that is a particular kind of oscillatory motion in which acceleration is directly proportional to the displacement and opposite in direction। यानी एक्सीलरेशन डिस्प्लेसमेंट की सिंगल पावर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और अपोजिट इन डायरेक्शन होता है। अगर इस प्रकार की कोई ऑसिलेटरी मोशन है तो वो सिंपल हार्मोनिक होगी। लेकिन अगर एक्सीलरेशन डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी है, अपोजिट इन डायरेक्शन भी है, लेकिन एक्सीलरेशन डिस्प्लेसमेंट की वन पावर को छोड़कर किसी भी पावर का प्रोपोर्शनल है, तो इस कंडीशन में उसकी मोशन ऑसिलेटरी होगी लेकिन सिंपल हार्मोनिक नहीं होगी। अब देखिए, इसी बेस पर हम आपको एक क्वेश्चन करा रहे हैं, उसे आप देखें। देखिए, हमारे पास ये एक्स एक्सिस है और ये इसका ओरिजिन है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट a,0 हैं और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट -a,0 हैं। a,0 -a,0, दैट इज ओरिजिन 0 0। मान लीजिए यहाँ पर एक चार्ज आपका +q रखा हुआ है और यहाँ पर भी एक चार्ज +q रखा हुआ है। अब देखिए, ये y एक्सिस है, इस y एक्सिस पर ये कोई पॉइंट है 0, a। यहाँ से एक चार्ज -q है जिसको रिलीज कर दिया जाता है। अब हमें ये देखना है कि ये जो चार्ज पार्टिकल हमने रिलीज किया है इसकी मोशन किस टाइप की होगी। यानी कि ये हमारा नीट का क्वेश्चन है। उसने क्या कहा है कि टू चार्ज पार्टिकल ईच कैरिंग चार्ज +q आर लोकेटेड एट द पॉइंट a,0 एंड -a,0 and another charge -q is located on the y-axis whose coordinate is 0, a. This charge -Q is released। ठीक है, हमें इसकी मोशन के बारे में बताना है कि इसकी मोशन कैसी होगी, ऑसिलेटरी होगी
या सिंपल हार्मोनिक होगी। अब देखिए इसे हम देखते हैं। देखिए ये चार्ज नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये चार्ज इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, दिस इज फोर्स F, और ये चार्ज भी इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, दिस इज F। सपोज दिस एंगल इज थीटा एंड दिस एंगल इज थीटा। तो देखिए नेट फोर्स कितना हुआ आपके पास, नेट फोर्स बराबर हुआ F cos थीटा प्लस F cos थीटा। दिस इज 2F cos थीटा। अब देखिए इस फोर्स की वैल्यू हम पुट करेंगे। फोर्स क्या होता है, दो चार्ज पार्टिकल के बीच में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और इसके अंदर चार्जेस का मैग्नीट्यूड हम लेते हैं, साइन नहीं लेते। तो हमारे पास फोर्स हुआ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम K कह देते हैं, कांस्टेंट है। चार्जेस कितने हुए, Q स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन ये डिस्टेंस। अब देखिए ये डिस्टेंस भी आपका a है, ये डिस्टेंस भी a है, तो ये डिस्टेंस आपका हो जाएगा a√2। पाइथागोरस थ्योरम से a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो दिस इज √2a स्क्वायर यानी a√2। अब जब इसका स्क्वायर करेंगे यहाँ पे, दिस इज 2a स्क्वायर इनटू, अब देखिए कॉस थीटा की वैल्यू डालेंगे। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, a अपॉन a√2। अब देखिए यहाँ से a से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो 2k Q कैपिटल Q अपॉन 2√2 a स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल। अब देखिए नेट फोर्स बराबर होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन को यहाँ पे हम अल्फा कह देते हैं, तो अल्फा इज इक्वल टू के क्यू कैपिटल Q अपॉन √2, दिस इज a⁻², और ये मास m जो है वो नीचे आ जाएगा। अब देखिए ये फोर्स इस डायरेक्शन में है और पार्टिकल को हमने डिस्प्लेसमेंट ऐसे दिया है, तो दिस इज नेगेटिव। अब देखिए यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, K कांस्टेंट, Q कांस्टेंट, कैपिटल Q कांस्टेंट, M कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है कि अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -a⁻²। इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी मोशन कैसी होगी, ऑसिलेटरी, नॉट SHM। इट्स मोशन is oscillatory, not SHM। यानी कि इस पार्टिकल को जब हम यहाँ से रिलीज करेंगे तो इसकी मोशन कैसी होगी, ऑसिलेटरी, लेकिन SHM नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि एक्सीलरेशन डिस्प्लेसमेंट की -2 पावर पर डिपेंड कर रहा है। अगर ये एक्सीलरेशन डिस्प्ले इस ए की सिंगल पावर पर डिपेंड करता तो ये कैसी होती, SHM। यह क्वेश्चन नीट में आ चुका है, इसके अंदर 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, उसकी मोशन क्या होगी, उसमें कहेगा कि भाई पार्टिकल को जिसका चार्ज -q है यहाँ से रिलीज किया। अब 4 ऑप्शन देगा कि उसकी मोशन SHM होगी, ऑसिलेटरी होगी, या फिर ऊपर आने के बाद, ओरिजिन पर आने के बाद रुक जाएगा, या फिर नन ऑफ द अबव। यानी कि यह क्वेश्चन नीट में आ चुका है। इसी टाइप का हम एक दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं।
देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारे पास ये है कि दैट इज अ सर्कुलर रिंग कैरिंग प्लस चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, of radius small a, that is the axis, this distance is x. अब देखिए दूसरी प्रॉब्लम हमारी ये है कि एक इलेक्ट्रॉन को किसी पॉजिटिव चार्ज रिंग के एक्सिस पर लार्ज डिस्टेंस से रिलीज किया गया। अब हमें ये देखना है कि उसकी मोशन ऑसिलेटरी होगी या एसएचएम होगी। तो देखिए हमने आपको बताया था कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला था E = 1/4πε0 QX अपॉन A² प्लस X² की पावर 3/2। ये फॉर्मूला हम निकाल चुके हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि चार्ज्ड रिंग के एक्सिस के किसी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो 1/4πε0 QX अपॉन A² प्लस X² की पावर 3/2। अब देखिए यहाँ पर उसने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन को लार्ज डिस्टेंस से रिलीज किया गया। इसका मतलब क्या है कि X इज वेरी वेरी ग्रेटर देन A। इट मीन्स A² कैन बी नेग्लेक्टेड। अब देखिए जब हम इसको नेग्लेक्ट कर देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास कितनी आई, E = QX अपॉन 4πε0। A² नेग्लेक्ट हुआ तो X² की पावर 3/2 यानी x³। अब देखिए यहाँ पे x की एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगी तो q अपॉन 4πε0, दिस इज x⁻⁻²। अब देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम किसी पार्टिकल को, किसी चार्ज पार्टिकल को रखते हैं तो उस पर फोर्स लगता है। हमने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड में जब पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल रखा जाता है तो उस पर फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है, फील्ड की डायरेक्शन में, और जब नेगेटिव चार्ज पार्टिकल रखा जाता है तो उस पर फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है, फील्ड के अपोजिट। अब देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी ये होगी, यहाँ आपने इलेक्ट्रॉन रखा है ये जिस पर नेगेटिव चार्ज है, इस पर फोर्स कैसे लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा। तो इस पर फोर्स कितना हुआ, F = EQ। E की वैल्यू आपके पास कितनी आई, QX अपॉन 4πε0 x⁻⁻², x की पावर -2, Q x की पावर -2 4πε0 इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को हमने Q कह दिया, इसे E भी कह सकते हैं। तो दिस इज E x⁻⁻² अपॉन 4πε0। अब देखिए ये जो चार्ज था Q, अब हमने इलेक्ट्रॉन पर रखा तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, E और आ जाएगा। तो इसका मतलब फोर्स बराबर क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन। अब देखिए ये फोर्स इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इधर है तो इसका मतलब नेगेटिव हो जाएगा। m alpha = -Q E x⁻⁻² अपॉन 4πε0। अल्फा = -QE अपॉन 4πε0 m इंटू x⁻⁻²। देखिए साहब क्या चीज़ आई यहाँ पर, एक्सीलरेशन Q, that is the charge on the ring, that is constant. E, that is the charge of electron, 4πε0 constant. M, mass of electron, this is also constant. इसका मतलब क्या है, अल्फा
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x टू द पावर -2। इसका मतलब क्या है कि उस इलेक्ट्रॉन की मोशन क्या होगी, ऑसिलेटरी। मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑसिलेटरी, नॉट SHM। भाई क्वेश्चन समझ में आया? क्या है? एक चार्ज्ड रिंग है, दैट इज ए चार्ज्ड रिंग कैरिंग पॉजिटिव चार्ज, एंड दिस इज द एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सिस ऑफ रिंग। अब इस रिंग के एक्सिस पर लार्ज डिस्टेंस से एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दिया गया। हमें उसकी मोशन देखनी है कि उसकी मोशन कैसी होगी, ऑसिलेटरी होगी या फिर SHM होगी या फिर दोनों होंगी। ठीक है, अब देखिए ये रिंग है, इस रिंग का ये दिस इज एक्सिस, और एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4πε0 qx/a² + x² 3/2। अब देखिए इस इलेक्ट्रॉन को हमने एक्सिस पर लार्ज डिस्टेंस से रिलीज किया है। इसका मतलब क्या है कि x इज वेरी वेरी लार्जर देन a, इसलिए a² कैन बी नेग्लेक्टेड। x बहुत बड़ा है a के मुकाबले में। तो अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या आई, qx/4πε0 x³, एक पावर कैंसिल आउट हुई तो q/4πε0 x⁻²। अब देखिए जब इलेक्ट्रिक फील्ड में हम किसी चार्ज पार्टिकल को रखते हैं, अगर वो पॉजिटिव होता है तो उस पर फोर्स लगता है फील्ड की डायरेक्शन में, और अगर वो नेगेटिव होता है तो उस पर फोर्स लगता है फील्ड के अपोजिट। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज नेगेटिव होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन पर जो ये फोर्स लगेगा वो फील्ड के अपोजिट लगेगा, यानी इलेक्ट्रॉन को जैसे ही हम यहाँ से रिलीज करेंगे वो इधर दौड़ना शुरू करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स क्या होता है, EQ। E की वैल्यू हमारे पास कितनी हुई, q/4πε0 x⁻², और चार्ज कितना हुआ, E, क्योंकि ये तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डाली q x⁻²/4πε0, और ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि नेट फोर्स बराबर क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन। यहाँ से हमने अल्फा की वैल्यू निकाली, ये सब कुछ कांस्टेंट है, अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x⁻²। इसका मतलब क्या है कि एक्सीलरेशन डिस्प्लेसमेंट की -2 पावर पर डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि उसकी मोशन कैसी होगी, ऑसिलेटरी होगी, SHM नहीं होगी। अब इसके अंदर आपको नीट में 4 ऑप्शन दिए गए। पहला उसने कह दिया SHM, दूसरा कह दिया ऑसिलेटरी, तीसरा दे दिया नन, मतलब तीनों में से कोई भी नहीं, चौथा दे दिया कि स्ट्रेट लाइन, यानी कि इसके सेंटर को क्रॉस करता हुआ वो चला जाएगा। तो इसका मतलब है जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑसिलेटरी मोशन, नॉट SHM। SHM नहीं होगी। SHM की कंडीशन क्या है, एक्सीलरेशन डिस्प्लेसमेंट की सिंगल पावर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, अपोजिट इन डायरेक्शन हो। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि एक इलेक्ट्रॉन है जिसकी काइनेटिक एनर्जी k है, एंटर्स नॉर्मली इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, एंड इट्स ट्रेजेक्टरी इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय x² इज इक्वल टू ay। That is the trajectory of electron in an electric field। हमें क्या निकालना है,
कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई। देखिए, हमने इससे पहले की वीडियो में आपको ये बताया था कि जब कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड का नॉर्मल एंटर करता है तो उसकी ट्रेजेक्टरी पैराबोलिक होती है, और वो कितनी होती है, y इज इक्वल टू ई क्यू अपॉन 2m u स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। अब देखिए, इसको हम ऐसा करें, एक्स स्क्वायर के फॉर्म में लिख लें, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2m u स्क्वायर अपॉन ई क्यू इंटू y। अब देखिए, ये इक्वेशन इससे मिल गई। अब अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें, 1 एंड दिस इज 2, 1 और 2 को जब हम कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, कंपेयरिंग 1 एंड 2, कंपेयरिंग 1 एंड 2, 1 एंड 2 को कंपेयर कर रहे हैं तो 2m u स्क्वायर, 2m u स्क्वायर अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस इज a, ये a के बराबर हो जाएगा। अब देखिए, हमने यहाँ पे क्या किया, 2 के बजाय यहाँ 4 कर लिया, 4m u स्क्वायर अपॉन 2e क्यू इज इक्वल टू कैपिटल A। भाई 2 टू द 4, बात तो वही रहेगी, लेकिन इससे हमें फ़ायदा क्या हुआ, 4 इंटू 1/2 m u स्क्वायर 1 अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू A। अब देखिए, 1/2 m u स्क्वायर दैट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो 4k अपॉन E, और Q है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज E इज इक्वल टू A। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, कैपिटल A इज इक्वल टू, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी E इज इक्वल टू 4k अपॉन EA। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए ये जो है नीचे आ जाएगा, तो 4k अपॉन EA, ये क्या हो गई, दैट इज द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी। देखिए, ये क्वेश्चन भी नीट में आ चुका है। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर आते हैं। देखिए, दैट इज ए स्क्वायर ऑफ साइड स्मॉल a and that is these are the diagonal, the point of intersection of the diagonal is center। अब देखिए, ये कह रहे हैं कि एक स्क्वायर है और उसके सेंटर पर प्लस कैपिटल Q चार्ज रखा हुआ है, प्लस स्मॉल q चार्ज रखा हुआ है। अब देखिए, ये कह रहे हैं कि इसके एक कॉर्नर पर इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है और इस साइड के मिडिल पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E2 है। अब हमें रेशियो निकालना है E2 अपॉन E1 का, E2 अपॉन E1 हमें रेशियो निकालना है।
यानी क्या कह रहे हैं, दैट इज ए स्क्वायर ऑफ साइड ए, अ चार्ज प्लस स्मॉल q इज लोकेटेड एट द सेंटर if E1 is the electric field at the corner and E2 is the electric field at the midpoint of the side. This is M, this is A. हमें रेशियो फाइंड करना है E2 अपॉन E1. ये रेशियो क्या होगा देखिए, देखिए हमने आपको बताया था कि जहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी होती है वहाँ हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज एज्यूम करते हैं और यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लगता है दैट इज इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. तो पहले हम ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं E1. E1 इज इक्वल टू 1/4πε0 दैट इज K Q अपॉन ये डिस्टेंस. देखिए स्क्वायर का डायगोनल कितना होता है a√2. अगर किसी स्क्वायर का साइड a है उसका डायगोनल a√2 होगा और डायगोनल का हाफ कितना होगा a√2 अपॉन 2. a√2 अपॉन 2 का स्क्वायर. दिस इज KQ अपॉन a स्क्वायर इंटू 2 अपॉन 4. 2 to the 4, ये 2 पलट के ऊपर पहुंचेगा 2KQ अपॉन a स्क्वायर. ये E1 की वैल्यू आई. अब देखिए E2 की वैल्यू हम निकालेंगे मिडिल पॉइंट पर. देखिए अब हम यहाँ निकालना चाहते हैं, यहाँ यूनिट पॉजिटिव चार्ज मानेंगे. ये डिस्टेंस कितना होगा a/2. तो 1/4πε0 K होता है, KQ अपॉन ये डिस्टेंस हुआ a/2 यानी a स्क्वायर बाई 4. 4 ऊपर पहुंच जाएगा 4KQ अपॉन a स्क्वायर. अब देखिए हमें रेशियो निकालना है E2 अपॉन E1. E2 अपॉन E1 इज इक्वल टू, E2 की वैल्यू है 4KQ. 4KQ अपॉन a स्क्वायर. E1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, E1 की वैल्यू है 2KQ. 2KQ अपॉन a स्क्वायर. a स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, KQ कैंसिल. दिस इज 4/2, दिस इज 2. इसका मतलब क्या, E2 अपॉन E1 का रेशियो 2 हो जाएगा. ठीक है. अब देखिए प्रॉब्लम हमारी क्या थी कि एक स्क्वायर है जिसकी साइड A है और उसके सेंटर पर एक चार्ज प्लस Q रखा हुआ है और स्क्वायर के एक कॉर्नर पर और मिड पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, उनका रेशियो निकालना है. देखिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करा रहे हैं. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, दैट इज अ स्क्वायर that is a square of side L. देखिए स्क्वायर के अंदर 4 साइड्स होती हैं और 4 साइड्स इक्वल इन ईच अदर. ईच एंगल इज राइट एंगल. अब देखिए यहाँ पर एक चार्ज प्लस Q रखा हुआ है और यहाँ एक चार्ज माइनस Q रखा हुआ है और यहाँ एक चार्ज प्लस Q रखा हुआ है. दिस इज A, B एंड C एंड दिस पॉइंट इज D. अब देखिए हमारे पास क्या है, क्वेश्चन हमारा क्या है कि हमें रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है एट पॉइंट D. नेट कैलकुलेट द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड
एट डी, डी पर हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। देखिए जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी होती है वहाँ यूनिट पॉजिटिव चार्ज कंसिडर करते हैं। सपोज दिस इज +1 चार्ज। अब देखिए ये चार्ज पॉजिटिव है, ये इसको रिपेल करेगा, दिस इज ई डी, ई ए की वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये चार्ज इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, दिस इज ई बी, ये चार्ज इसे रिपेल करेगा, दिस इज ई सी। अब देखिए यहाँ पर 3 फील्ड काम कर रही हैं, ई सी, ई ए एंड ई बी। अब देखिए जैसे कि हमने आपको बताया था कि किसी स्क्वायर का डायगोनल साइड का √2 टाइम होता है, इसलिए बी डी कितना होगा, L√2। अब देखिए पहले हम क्या निकाल रहे हैं, ई ए। देखिए किसी भी चार्ज से किसी डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है 1/4πε0 Q/r²। तो ई ए इज इक्वल टू 1/4πε0 को हम के कह देते हैं, दैट इज कांस्टेंट, Q अपॉन ये डिस्टेंस L, दिस इज L², ये हमारे पास ई ए आई। अब देखिए अब हम ई बी निकालने जा रहे हैं, ई बी हमारे पास कितना होगा, 1/4πε0 जिसको हम के कह रहे हैं, Q अपॉन, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, चार्ज का साइन इंक्लूड नहीं करते, ये डिस्टेंस L√2 है, दिस इज L√2 होल स्क्वायर मीन्स KQ अपॉन 2L²। अब देखिए अब हम EC निकाल रहे हैं, EC कितनी होगी, KQ अपॉन L²। अब देखिए अगर हम KQ अपॉन L² को E कह दें तो ये कितनी हो जाएगी आपकी, E/2, KQ/L² E के बराबर है। सिमिलरली ये भी E हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर हमें रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, हमने ये माना कि रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो E डैश है, जो हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बनाती है। इससे पहले भी हमने आपको बताया था कि रिजल्टेंट का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सारे फोर्स या सारी फील्ड्स के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के एल्जेब्रिक सम के बराबर होता है। तो ई डैश कॉस थीटा, दिस इज ई डैश cos थीटा इज इक्वल टू, दिस इज ई सी अब देखिए इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा, दिस एंगल इज 45, ई बी cos 45, ई बी cos 45, लेकिन ये कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा, इसको नेगेटिव लेंगे। अब देखिए ये तो हॉरिजॉन्टल है ही, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आया, ये वर्टिकल है, इसका कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं होगा। अब क्या हुआ, ई सी हमारे पास कितना है, ई सी हमारे पास है ई माइनस ई बी कितना है,
e/2 cos 45 1/√2 e कॉमन 1 माइनस 1/2√2 दिस इज e डैश cos थीटा। अब देखिए रिजल्टेंट का वर्टिकल कंपोनेंट e डैश साइन थीटा इज इक्वल टू, देखिए ये हॉरिजॉन्टल है, इसका वर्टिकल डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट नहीं होगा, इसका कंपोनेंट होगा ई बी साइन 45। ये कंपोनेंट इसका वर्टिकल डायरेक्शन में डाउनवर्ड है, माइनस हो जाएगा, माइनस ई ए। अब देखिए ई बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, e/2 साइन 45 1/√2 ई ए हमारे पास कितनी है, ई। ठीक है, फिर से हमने ई कॉमन निकाला 1/2√2 माइनस 1। अब देखिए ई डैश कॉस थीटा भी हमारे पास है, ई डैश साइन थीटा भी हमारे पास है। अब हम क्या करेंगे, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। ई डैश कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ई डैश साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, देखिए इसका स्क्वायर करेंगे ई स्क्वायर 1 माइनस 1/2√2 का होल स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर 1/2√2 माइनस 1 होल स्क्वायर। अब देखिए दोनों जगह से ई स्क्वायर कॉमन, क्या बचा, 1 माइनस 1/2√2 होल स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर बाहर कॉमन लिया। अब देखिए जब स्क्वायर लगा हुआ है और इसके अंदर से माइनस कॉमन लें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 1 माइनस 1/2√2 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहां से ई डैश स्क्वायर कॉमन, ई डैश स्क्वायर ई डैश स्क्वायर, ई डैश स्क्वायर कॉमन, क्या बचा, दिस इज 1 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, दिस इज ई स्क्वायर। देखिए दोनों सेम हैं तो 2 इंटू 1 माइनस 1/2√2 का होल स्क्वायर, दोनों ऐड हो गए। अब देखिए ई डैश स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखिए यहां से हम स्क्वायर अगर हटा दें, स्क्वायर हटा दिया हमने, रूट लिया, तो ई डैश इज इक्वल टू ये √2 होगा, दिस इज ई, और ये 1 माइनस 1/2√2 √2 ई, दिस इज 2√2 माइनस 1/2√2। अब देखिए ई की वैल्यू हम डाल लेंगे, ई की वैल्यू हमारे पास क्या है, √2। अब इस √2 से ये √2 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए ई की वैल्यू हमारे पास क्या थी, KQ/L² इंटू 2√2 माइनस 1/2, दिस इज KQ 2√2 माइनस 1/2L², दैट इज ई डैश। देखिए क्वेश्चन आपकी समझ आया, 3 चार्जेस हैं, प्लस Q माइनस Q प्लस Q आर लोकेटेड एट द 3 कॉर्नर A B C ऑफ द स्क्वायर ऑफ साइड L।
कैलकुलेट द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द फोर्थ कॉर्नर डी पर हमें रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। जहां हमें रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती है वहां यूनिट पॉजिटिव चार्ज एज्यूम करते हैं। यहाँ यूनिट पॉजिटिव चार्ज हमने माना। अब देखिए ये चार्ज पॉजिटिव है, ये रिपेल करेगा, ये नेगेटिव है अट्रैक्ट करेगा, ये पॉजिटिव है रिपेल करेगा। यहाँ 3 फील्ड काम कर रही हैं। हमने क्या माना कि इनका रिजल्टेंट ई डैश है जो हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बनाता है। तो रिजल्टेंट का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सारे फील्ड के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के अलजेब्रिक सम के बराबर होगा। इसी तरह से वर्टिकल कंपोनेंट सारे वर्टिकल कंपोनेंट के अलजेब्रिक सम के बराबर होगा। तो इस तरह से हमने पहले ई डैश कॉस थीटा निकाला, फिर ई डैश साइन थीटा निकाला, फिर दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दिया। यहाँ से हमारे पास ई डैश स्क्वायर की वैल्यू आ गई, फिर उसका हमने रूट लिया तो रूट हमारे पास ये आ गया। अब देखिए इसको हमने सॉल्व कर लिया तो ई की वैल्यू हमारे पास के क्यू ब्रैकेट में 2√2-1/2l², दैट इज द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करा रहे हैं। देखिए ये हमारे पास 2 चार्ज्ड प्लेट हैं। सपोज दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव। याद रहे इलेक्ट्रोस्टैटिक लाइंस ऑफ फोर्स पॉजिटिव टू नेगेटिव होती हैं। यहाँ ये इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाई गई है, अब देखिए क्या होता है कि इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम एक मेटल स्फीयर रख देते हैं। तो हमें ये देखना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक लाइंस ऑफ फोर्स का पाथ मेटल स्फीयर में कैसे होगा। ये क्वेश्चन नीट में आ चुका है। देखिए ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पॉजिटिव प्लेट, दिस इज नेगेटिव प्लेट। अब देखिए जब हम इसके अंदर ये मेटल स्फीयर रखते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक लाइंस ऑफ फोर्स हमेशा किसी बॉडी के या किसी कर्व्ड सरफेस पर नॉर्मली फॉल होती हैं। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक लाइंस ऑफ फोर्स आई, ये इस पर नॉर्मल गिरेंगी, ये आई नॉर्मल, ये आई नॉर्मल। अब देखिए अगर हम इन सारी इलेक्ट्रोस्टैटिक लाइंस ऑफ फोर्स को देखेंगे तो ये हमें सारी की सारी सेंटर से की तरफ आती हुई दिखाई पड़ेंगी। डॉट करके दिखा रहे हैं। अब जब ये यहाँ से जाएंगी तो इनका पाथ ये हो जाएगा। दैट इज द करेक्ट पाथ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक लाइंस ऑफ फोर्स। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक लाइंस ऑफ फोर्स मेटेलिक स्फीयर पर नॉर्मली गिरेंगी और जब उससे बाहर आएंगी तो नॉर्मली, और चूंकि मेटल स्फीयर है इसलिए उसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक लाइंस ऑफ फोर्स नहीं होंगी। डॉट दिखाने का मतलब क्या है कि ये आपको नॉर्मल हमने दिखाई हैं कि ये सेंटर की तरफ आ रही हैं और सेंटर से ही जा रही हैं। जो किसी भी कर्व्ड सरफेस पर जो लाइन नॉर्मल से पास होती है, जो सेंटर से पास होती है, वो नॉर्मल होती है। तो दैट इज़ द करेक्ट पाथ। अब इसके अंदर क्या हुआ
कि ये स्फीयर रखकर 4 डिफरेंट फिगर्स आपको दे दी जाती हैं और आपसे सही पाथ पूछा जाता है, तो याद रहे दैट इज द करेक्ट पाथ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्यू टू अ मेटेलिक स्फीयर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम कराते हैं। देखिए ए एंड बी are the two identical metal sphere each carrying a charge plus q are separated by a certain distance. Suppose the distance is r. दोनों स्फीयर पर इक्वल चार्ज है, दे रिपेल ईच अदर विद ए फोर्स F. ये इसको इधर रिपेल करेगा, ये इसको इधर रिपेल करेगा। क्या क्वेश्चन है? ए एंड बी आर द टू स्मॉल आइडेंटिकल मेटल स्फीयर ईच कैरिंग अ चार्ज प्लस क्यू. दीज आर सेपरेटेड बाय अ सर्टेन डिस्टेंस in air. They repel each other with a force F. Another third metal sphere C, which is identical but uncharged. Third sphere कैसा है? Uncharged है. It is first touching with A and then with touching B and finally it is placed at the midpoint of the line joining the center of two sphere. यानी तीसरा स्फीयर जो कि आइडेंटिकल है, स्मॉल है, मेटल का है, चार्ज नहीं है, पहले उसको ए से टच किया, फिर बी से टच किया और फिर फाइनली हमने इन दोनों स्फीयर के सेंटर को मिलाने वाली लाइन के मिडिल पॉइंट पर रख दिया। अब हमें इस पर नेट फोर्स निकालना है। देखिए ये डिस्टेंस r है, दिस इज r by 2, दिस इज r by 2। अब देखिए पहली कंडीशन में दोनों स्फीयर एक दूसरे से r डिस्टेंस पर थे, तो F इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग F इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। तो के क्यू स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। अब देखिए A पर चार्ज प्लस Q है, C पर चार्ज 0 है यानी अनचार्ज है। जब दोनों को हम टच करेंगे तो नेट चार्ज कितना हुआ? 0 प्लस Q यानी कि Q। अब जब इनको सेपरेट करेंगे तो Q/2 एक पर रह जाएगा, Q/2 दूसरे पर रह जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए ये स्फीयर A था, इस पर अब चार्ज कितना रह गया? Q/2। अब देखिए इस C को हमने फिर B से टच कराया, C पर चार्ज है Q/2, B पर चार्ज है Q, टोटल चार्ज कितना हुआ? 3Q/2। अब जब हम इनको सेपरेट करेंगे तो चार्ज आधा हो जाएगा, 3Q/4, 3Q/4। इसका मतलब क्या हुआ कि मेटल स्फीयर C पर चार्ज कितना हुआ? 3Q/4 और B पर चार्ज कितना हुआ? 3Q/4। देखिए साहब बात समझ में आई? दोनों स्फीयर पर चार्ज कितना था? Q। तीसरे स्फीयर पर चार्ज नहीं था। अब जब तीसरे स्फीयर को हमने A से टच किया तो टोटल चार्ज कितना हुआ? Q, 0 प्लस Q। अब जब दोनों स्फीयर को हमने अलग किया, आधा चार्ज एक पर रह गया, आधा दूसरे पर, तो Q/2। तो अब A पर चार्ज हो गया Q/2, C पर चार्ज कितना हो गया? Q/2। अब Q/2 को हमने B से टच किया तो B पर पहले से Q था,
तो Q प्लस Q/2, 3Q/2, जब इनको हमने सेपरेट किया तो आधा हो गया 3Q/4, 3Q/4। तो सिचुएशन ये हो गई, दिस डिस्टेंस इज R/2 एंड दिस इज R/2। अब देखिए इस पर हमें नेट फोर्स निकालना है। ये चार्ज पॉजिटिव, ये इसको रिपेल करेगा, ये फोर्स कहलाएगा FCA। ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये इसको इधर रिपेल करेगा, ये कहलाएगा FCB। अब देखिए इस C पर दो फोर्स काम कर रहे हैं जो एक दूसरे के अपोजिट हैं। नेट फोर्स एक में से दूसरे को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। अब देखिए पहले हम FCA निकाल रहे हैं। FCA 1/4πε0 Q, K हो गया। अब इस पर चार्ज है Q/2, इस पर चार्ज है 3Q/4, बीच का डिस्टेंस है R/2, दिस इज R²/4। तो KQ², 3 ये हुआ 3KQ²/4⁴ अब देखिए दिस इज R²/4, ये 4 ऊपर पहुंच जाएगा 4⁴, दिस इज 3/2 KQ²/R²। अब देखिए KQ²/R² की वैल्यू F है, दिस इज 3/2 F। अब हम क्या निकाल रहे हैं, FCB इज इक्वल टू K, कितना हुआ 3Q/4 इंटू 3Q/4, डिस्टेंस R²/4, 4 से 4 कैंसिल, दिस इज 9/4 KQ²/R², KQ²/R², दिस इज F, 9/4 F। अब देखिए दोनों फोर्स हमारे पास आ गए, ये 3/2 यानी 1.5, ये 9/4 यानी कि 2 पॉइंट समथिंग। तो ये फोर्स पड़ा है। तो नेट फोर्स एट C, नेट फोर्स एट C इज इक्वल टू 9/4 F माइनस 3/2 F। Four is the LCM, 9F, 6F, this is 3F/4। तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि टू मेटल स्फीयर A and B each carrying a charge plus small q are separated by a certain distance, they repel each other with a force F. Another identical uncharged metal sphere C first touches with A, पहले A को टच करता है, and then touches with B, फिर B को टच करता है, and finally it is placed at the midpoint of the line joining the center of the two sphere. Calculate the resultant force at C in terms of F. हमें क्या निकालना है, कैलकुलेट द नेट फोर्स ऑन द स्फीयर C पर नेट फोर्स निकालना है। तो कैसे निकाला देखिए हमने, देखिए ये हमने आपको बताया कि जो थर्ड स्फीयर है उस पर चार्ज नहीं है, उसको जब हम पहले Q से टच किया तो टोटल चार्ज कितना हुआ Q प्लस 0 Q, जब दोनों को अलग करेंगे आधा आधा रह जाएगा Q/2। तो इसका मतलब क्या हुआ, टच करने के बाद पहले स्फीयर पर चार्ज आ गया Q/2, C पर चार्ज कितना है Q/2। अब इसको हमने B से टच कराया, B पर पहले से चार्ज Q था, तो कितना हुआ Q प्लस Q/2, दिस इज
3q/2 सेपरेट किया 3q/4 3q/4, इस तरह से ये चार्जेस आ गए। अब ये इसको इधर रिपेल करेगा, ये इसको इधर रिपेल करेगा, दोनों फोर्स निकाले, उसके बाद हमने नेट फोर्स निकाल लिया। चलिए साहब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये जितने भी क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं ये सारे के सारे क्वेश्चन नीट में आ चुके हैं। देखिए हमारा फोकस यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लें, और आज की वीडियो में हम इतना ही रखेंगे, और इसके बाद वाली अगली वीडियो में भी हम नीट के ही क्वेश्चन कराएंगे, फिर उसके बाद IIT की प्रॉब्लम कराएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल फिजिक्स इम्प्रेशन को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।